नमस्कार, मैं आपका होस्ट निशांत और स्वागत है आपका सत्ता से साहित्य तक इस श्रृंखला में। हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद अब जो भी सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब भाजपा, कांग्रेस और चुनाव आयोग अपने अपने तरीके से दे रहे हैं। और इस चौंकाने वाली जीत के बाद जहां बीजेपी को अपने भविष्य से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो वही चुनाव आयोग की कार्यशैली और निष्पक्षता पर फिर एक बार गहरे सवाल उठ खड़े हुए हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो उन्हें सवालों के जवाब तो मिलते नजर नहीं आते हैं, उल्टा कुछ बहुत सीरियस बातों को लेकर कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत महसूस हो रही है। जहां तक भाजपा का सवाल है तो हरियाणा के नतीजों ने सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि खुद भाजपा को भी थोड़ी बहुत हैरानी में डाल दिया है। बीजेपी के इस जीत का श्रेय जितना भाजपा का है उतना ही कांग्रेस का और चुनाव आयोग का भी। कैसे, वो मैं आगे इसी एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन भाजपा ने हरियाणा में वो कर दिखाया जो आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया था। लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करके भाजपा ने साबित कर दिया कि चुनाव लड़ने का जो हुनर उसके पास है वो अभी भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने हासिल नहीं किया है। और ये एक तरफ जहां बीजेपी की एक राजनीतिक पार्टी की हैसियत से जीत है, वही ये नरेंद्र मोदी के लिए चिंता का विषय हो गया है। अब जीतने के बाद भाजपा कितना भी ये दावा करे कि उन्हें हमेशा से जीत का भरोसा था, फिर भी इन नतीजों से भाजपा को खुद सुखद आश्चर्य हुआ है, ये उसके नेता भी कबूल करते हैं। हरियाणा का चुनाव किसी भी तरह से भाजपा के लिए आसान नहीं था। इस चुनाव के 3 प्रमुख मुद्दे थे: किसान, जवान और पहलवान। और ये तीनों ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने वाले मुद्दे थे। किसान आंदोलन को जिस तरह नरेंद्र मोदी सरकार ने हैंडल किया था, जिस तरह किसानों पर बीजेपी नेताओं द्वारा खालिस्तानी और आतंकवादी होने का इल्जाम लगाया गया, उससे हरियाणा के लोगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुस्सा था। किसानों के साथ साथ हरियाणा से बड़ी तादाद में हमारे देश के आर्म फोर्सेस में भर्ती होती है और यहाँ भी 1 रैंक 1 पेंशन और अग्निवीर योजना जैसे विवादास्पद नीतियों की वजह से हरियाणा में भाजपा के विरोध में बहुत ज्यादा गुस्सा था। साथ साथ 10 साल से बीजेपी कार्यकाल में हरियाणा में बेरोजगारी भी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो इन सब बातों के चलते इस बार बीजेपी हरियाणा चुनाव को लेकर ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रही थी। भाजपा इस बार हरियाणा को हारा हुआ इसलिए भी मानकर चल रही थी क्योंकि चुनाव में जो भी पार्टी जीतती है उसकी एक लहर चुनाव से पहले जमीन पर महसूस की जा सकती है। मिसाल के तौर पर जब दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 60 और 65 सीटें जीत कर आई थी, तो प्रचार के वक्त उस पार्टी के फेवर में जमीन पर और लोगों के बीच एक साफ साफ माहौल नजर आ रहा था। जबकि हरियाणा में इस बार भाजपा के पक्ष में इस तरह की कोई लहर दिख नहीं रही थी, बल्कि पूरा माहौल भाजपा के खिलाफ था जो साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भाजपा ने वहां पर इतिहास रच दिया। लेकिन भाजपा के लिए इस जीत के मायने अलग है। इस जीत के जरिए जो सबसे बड़ा संदेश भाजपा ने देश के साथ साथ खुद को भी दिया है वो ये कि अब नरेंद्र मोदी के बिना भी भाजपा जीत सकती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी जो आमतौर पर हर इलेक्शन में चुनाव रैलियां और रोड शो में पूरी ताकत लगा देते हैं, उन्होंने इस बार हरियाणा में सिर्फ 4 सभाएं की और एक भी रोड शो नहीं किया। और चुनाव प्रचार खत्म होने के काफी दिन पहले ही हरियाणा के प्रचार से खुद को अलग कर लिया था। इसके पीछे की वजह साफ थी कि हारे हुए राज्य की जिम्मेदारी वो अपने सर नहीं लेना चाहते थे। तो नरेंद्र मोदी की उदासीनता के चलते और उनका खुद को चुनाव प्रचार से अलग करने के बावजूद भाजपा ने ये जीत दर्ज की है। हरियाणा लोकसभा में जहां पहले भाजपा के पास 10 में से 10 सीटें थी, वह इस बार के मध्यवर्ती चुनाव में नरेंद्र मोदी के पुरजोर प्रचार रैलियां और रोड शो करने के बावजूद बीजेपी 10 में से 5 सीट हार गई थी। वहीं इस बार विधानसभा में बिना नरेंद्र मोदी के भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। तो ये जो लोकसभा के नतीजों के बाद भाजपा का नरेंद्र मोदी का विकल्प ढूंढने का सफर था, उसका रास्ता इस हरियाणा के चुनावी नतीजों ने दिखा दिया। लोकसभा में 303 से 240 तक जो बीजेपी नीचे आई है, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की थी और इसीलिए बहुत खुले तौर पर ना सही, लेकिन नरेंद्र मोदी का विकल्प
या उनके बिना चुनाव जीतने की रणनीति की तलाश भाजपा के अंदर का एक असंतुष्ट गुट और आरएसएस दोनों भी कर रही थी। और हालांकि कहने वाले ये कह रहे हैं कि हरियाणा की जीत की वजह से मोदी शाह वाली गुजरात लॉबी अब और ज्यादा मजबूत हो गई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मोदी ने हरियाणा चुनाव प्रचार से खुद को इसलिए दूर नहीं रखा था क्योंकि हरियाणा जीती हुई बाजी थी, बल्कि मोदी शाह को भी इस बात की भनक थी कि इस बार हरियाणा में धोखा हो सकता है। और इसीलिए प्रचार से खुद को दूर रखकर मोदी ये साबित करना चाहते थे कि अगर वो प्रचार ना करे तो भाजपा जीत नहीं सकती और उनके बिना बीजेपी के पास और कोई विकल्प नहीं है। हरियाणा की जीत ने इस बार मोदी को गलत साबित कर दिया। तो नरेंद्र मोदी के बाद कौन, इस सवाल का जवाब भले ही अभी तक पूरी तरह से बीजेपी को ना मिल पाया हो, लेकिन मोदी है तो ही मुमकिन है ऐसा नहीं, बल्कि मोदी के बिना भी मुमकिन है या नहीं, इसका जवाब उन्हें मिल गया है। वैसे हरियाणा में भाजपा सत्ता में आने के बाद भी पूरी तरह जीती हुई इसलिए नहीं कही जा सकती कि यहाँ विनेश फोगाट को जीत मिली है। विनेश की जीत में हरियाणा के संघर्ष और नाइंसाफी का जवाब देने की एक झलक दिखाई दे रही है। सैनी कैबिनेट के आधे से ज्यादा मंत्रियों की हार भी यह बता रही है कि जनता ने भाजपा के काम पर तो मुहर नहीं लगाई। हाँ, कोई और वजह है जो भाजपा की जीत का कारण बनी, और ये वजह क्या है इसकी तलाश करते करते हम कांग्रेस तक आ पहुंचते हैं। क्योंकि अगर बीजेपी चुनाव जीती है तो हारने वाला कोई ना कोई एक पक्ष चाहिए, और हर बार की तरह ये हारने वाली पार्टी कांग्रेस है। जहां बीजेपी ने पूरी तरह हारी हुई बाजी को जीत लिया, वहीं कांग्रेस ने फिर एक बार जीती हुई बाजी को हारने का जो अपना टैलेंट है वो दिखा दिया। पिछले साल जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हुआ, वही पैटर्न फिर से हरियाणा में दोहराया गया। हरियाणा का नतीजा कांग्रेस और कांग्रेसियों की इसी अद्भुत योग्यता का नमूना है। जिस हरियाणा में मतदाता बीजेपी के नेताओं को गांव की गली में घुसने नहीं दे रहा था, जिस हरियाणा के किसान ने 1.5-2 साल से बीजेपी को हैरान परेशान कर रखा था, जिस हरियाणा का जवान अग्निवीर योजना से गुस्से में था, जिस हरियाणा की महिलाएं खिलाड़ी बहनों पर हुए जुल्म से भन्नाई हुई बैठी थी, उसी हरियाणा में वोटर ने बीजेपी की झोली में भर भर कर वोट दे दिए और कांग्रेस देखती रही। पार्टी इस हार के कारणों की जांच पड़ताल जब करेगी तब करेगी, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस की भाजपा ने जिन प्रदेशों से डायरेक्ट फाइट होती है, वहां चुनाव क्यों हर बार कांग्रेस ही हार जाती है, खासतौर से हिंदी बेल्ट में। पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब हरियाणा। यह कांग्रेस की रणनीति, प्रचार, संगठन, प्रबंधन और नेतृत्व की हार मानी जाएगी। कांग्रेस को दुश्मनों की वैसी भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके दुश्मन उसके घर आंगन में दूध पीकर दंड पेलते रहते हैं, और जब चुनाव आता है तब पार्टी की छाती पर बैठकर मूंग दलते रहते हैं। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा जैसे मुख्य नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए वोट डलने से पहले ही खुलेआम लड़ते झगड़ते दिखे, तब कांग्रेस के हाईकमांड ने कुछ नहीं किया। शैलजा हर दिन प्रायोजित इंटरव्यू दे देकर पार्टी को मुश्किल में डाल रही थी। वे 15 दिन प्रचार के लिए भी नहीं निकली, लेकिन राहुल गांधी ने बस एक बार शैलजा और हुड्डा के हाथ मंच पर मिलवा दिए और ये सोच लिया कि अब सब कुछ ठीक है। अब कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है कि क्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड की तरह हरियाणा की जीती बाजी भी उसने गंवा दी। कार्यकर्ता तो उत्साहित थे कि राहुल प्रियंका ने यहाँ पूरा जोर लगा दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं के ऊपर जो अलग अलग रीजनल नेता कांग्रेस में बैठे हैं, अब उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए अगर कांग्रेस आलाकमान ने कड़े कदम नहीं उठाए तो अभी देश भर के अन्य राज्यों में कार्यकर्ताओं में जितना उत्साह बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। 2024 में हरियाणा में कांग्रेस का वोट 28% से बढ़कर 39% हो गया, जो कि सबको उम्मीद थी, लेकिन भाजपा का वोट प्रतिशत 36% से बढ़कर 40% हो जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। भाजपा के लिए जमीन पर वैसा कोई करंट भी नहीं था जैसा परिणामों में दिखाई दिया। देश भर की अन्य पार्टियों को जब खिलाफत का सामना करना पड़ता है तो उनका वोट प्रतिशत बढ़ता नहीं बल्कि घटता है, लेकिन भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी है कि जिस पर खिलाफत में वोट बढ़ता है। तो हवा पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में और बीजेपी के खिलाफ बह रही थी। राहुल और प्रियंका की सभाओं में जैसे लोगों की भीड़ दिखी, वो नजारा भाजपा के किसी भी नेता के सभा में या रैली में दिखाई नहीं पड़ा।
तो फिर मुद्दों से लेकर लोगों के दिलों तक सब कुछ कांग्रेस के फेवर में होते हुए भी कांग्रेस को वो सफलता क्यों नहीं मिली? जरा सोचिए कि आप मुझे वोट देने के लिए तैयार हैं या मन बना रहे हैं, लेकिन मैं ना तो आपसे आकर बात करता हूं और ना ही आपका मन बनाने की कोशिश करता हूं। कांग्रेस ने जो घमंड, आलस और बेपरवाही मध्य प्रदेश के चुनाव में दिखाई, वही इस बार हरियाणा में लोगों ने देखी। थाली सामने परोसने के बाद भी अगर कोई भरी थाली से उठकर चला जाए तो उसका कोई क्या करेगा? बीजेपी की यही कमाल है कि इसे अपने वोटर और जो हाशिए पर है, जो मार्जिन पर लोग बैठे हुए हैं या अभी मन बना पा रहे हैं कि किसे देना है वोट, इन दोनों की जानकारी है। और चुनाव के दिन बीजेपी इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि ये दोनों भी वोटर वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर आए। उन्हें अपने घरों से निकाल कर उनसे वोट डलवाना यह किसी भी पार्टी की आधी जीत है, और इसमें भाजपा जितनी ईमानदारी से काम करती है, कांग्रेस उतनी ही लापरवाही से। यही वजह है कि हरियाणा में जहां लोगों ने मन बना लिया था कांग्रेस की तरफ से, वही इस बात से उन्हें कहीं ना कहीं निराशा भी हुई कि उन्हें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ग्रांटेड ले रही है, क्योंकि उनके घरों तक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता या कोई स्थानीय नेता पहुंचा ही नहीं जो उन्हें हाथ पकड़कर वोट डालने ले जाए। कांग्रेस को अब चुनाव लड़ने की तमाम प्रक्रिया का अवलोकन करना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में 44% वोट लेकर भाजपा जीती तो थी, लेकिन जमीन पर उस 44% वाला कोई माहौल दिखाई नहीं देता था। वैसा ही हरियाणा में भाजपा के पक्ष में जमीन पर 40% वाला माहौल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। 39% वाली कांग्रेस का माहौल यदि सब और दिखता था तो 40% वाली भाजपा का माहौल तो उससे भी बढ़ चढ़कर दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नजर कहीं नहीं आया। राहुल गांधी को ये बात अब समझनी होगी कि अगर उनकी मेहनत, उनकी सभाओं में होने वाली भीड़ और उनके पूरे चरित्र की लोगों की नज़र में जो कीमत है, ये सब अगर वोटों में तब्दील नहीं होता है तो फिर उनके सारे हथकंडे महज एक नुमाइश, एक थिएट्रिक्स बनकर रह जाएंगे। और हथकंडे इस बार जितने बीजेपी या कांग्रेस ने भी नहीं चलाए होंगे इस चुनाव में, उससे ज्यादा चुनाव आयोग ने अपनाए। हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद उन तारीखों में भाजपा के कहने पर तब्दीली की गई। कभी सुना है कि चुनाव आयोग ने पहले कभी ही ऐसा किया हो? एक स्वायत्त संस्था होने के नाते चुनाव आयोग को कोई जरूरत नहीं थी किसी पार्टी के कहने पर चुनाव की तारीखों में बदलाव करने की। उसके बाद भी प्रचार के दौरान जिस तरह की घटिया बयानबाजी भाजपा नेताओं की तरफ से हो रही थी, उस पर कांग्रेस के लगातार शिकायतें करने के बावजूद भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन असली हथकंडे तो चुनाव के नतीजों के दिन देखने को मिले। आप में से जितने भी लोग नतीजों के दिन न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, उन्हें पता होगा कि अमूमन ये होता है कि मतगणना के दिन सुबह 8 बजे से लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक तमाम न्यूज़ चैनल अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स द्वारा दिए गए आंकड़ों की मदद से मैन्युअल फीड लेकर चुनाव नतीजों के रुझान बताते रहते हैं। ये पूरा प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है और पूरी तरह से रिलायबल होता है, क्योंकि चैनल्स के पास जो रुझान आते हैं, जो आंकड़े आते हैं, वो उनके रिपोर्टर्स काउंटिंग सेंटर से सीधे भेजते हैं। और फिर 12 साढ़े 12 बजे के बाद जब चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट धीरे धीरे अपडेट होना शुरू होती है, तब सारे चैनल वाले फिर अपने आंकड़ों को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं, जिसमें फिर मुश्किल से 2-5 सीटों का फर्क पड़ता है। ये पहली बार हुआ कि सुबह 9:30 बजे तक तमाम चैनल्स कांग्रेस को 70 के आसपास सीटें दिखा रहे थे, और तब तक उनके लगभग 2 राउंड की काउंटिंग हो चुकी थी। लेकिन फिर अचानक उसके बाद चैनल वालों ने अपने रिपोर्टर्स की मैन्युअल अपडेट को लेना बंद करके चुनाव आयोग के आंकड़े दिखाना शुरू किए, जहां ऑलरेडी भाजपा को बहुमत दिखाया जा रहा था। और अगले 1 घंटे में कांग्रेस 70 सीटों से 40 और फिर 35 पर आकर सिमट गई। और मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं पका रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इसमें से जिसे जो मतलब निकालना है वो निकाल सकता है। और ये मैं इसलिए यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं खुद जब एक मशहूर और एक बड़े न्यूज़ चैनल को देख रहा था उस दिन, और ये करीब 9:30 बजे की बात है, तो जब उस चैनल पर कांग्रेस को लगभग 68 सीटों पर आगे बताया जा रहा था, और साथ साथ बाकी सभी चैनल्स पर लगभग यही फिगर थे, और हर एक चैनल को उनके अपने खुद के रिपोर्टर मतगणना स्थल से रिपोर्ट कर रहे थे, तो सब एक साथ तो गलत हो नहीं सकते। तो सीन यही था कि लगभग 65 से 70 के बीच कांग्रेस थी। अब इस चैनल पर जो मैं देख रहा था, उस पर कांग्रेस का कोई प्रवक्ता बैठा हुआ था और बीजेपी का एक प्रवक्ता बैठा हुआ था,
और बाकी कुछ पत्रकार और विशेषज्ञ थे। और एंकर ने जब भाजपा के प्रवक्ता को पूछा कि अब उनकी क्या राय है, कांग्रेस अगर 68 सीटों पर आगे है, तो इस पर बीजेपी नेता ने कहा कि आपके आंकड़े गलत है और इन्हें सही कीजिए, क्योंकि उनके सूत्रों के मुताबिक तो बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। तो जाहिर है कि वो एंकर चौंक गया कि भाई यहाँ तो कांग्रेस को 68 या 65 सीटें दिख रही है और बीजेपी को 18 सीटें, और ये कांग्रेस और ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनकी जानकारी में बीजेपी को बहुमत है, मतलब 45 से ऊपर। तो इस पर उस भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ और आप अपने आंकड़े दुरुस्त कीजिए। और जब एंकर ने पूछा कि भाई आपका सूत्र कौन सा है, किस सूत्र के आधार पर आप ये बोल रहे हैं, तो उसने सीधे सीधे चुनाव आयोग की वेबसाइट का हवाला दिया। और उसके बाद फिर अगले 1 घंटे में कांग्रेस सच में 70 से पहले 45, फिर 40 और फिर 35 पर आकर रुक गई और दिन भर वहीं पर रही और बीजेपी 50 तक आ गई। और उसके बाद फिर काउंटिंग का पूरा प्रोसेस धीरे धीरे कर दिया गया। कांग्रेस लगातार ये इल्जाम लगाती रही कि काउंटिंग धीरे करने के साथ साथ आयोग की तरफ से अपडेट भी नहीं आ रहा है, और ये सही भी था क्योंकि घंटों तक अपडेट नहीं आई। कांग्रेस ने यह भी इल्जाम लगाया कि ये इसके लिए किया जा रहा है ताकि वहाँ हर काउंटिंग सेंटर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है उनका मनोबल गिरा दिया जाए और वो निराश होकर घर चले जाए, जिसके बाद फिर स्थानिक प्रशासन पर दबाव डालकर गिनती में हेराफेरी कर सके। हरियाणा में शुरुआती रुझान भी कांग्रेस के पक्ष में ही थे और कांग्रेस अब भी यही मान रही है कि ईवीएम के जरिए कोई खेल हुआ है, जिस वजह से जीती हुई बाजी हाथ से निकल गई। मतगणना होने के दौरान ही कल या परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि यह तंत्र की जीत है, यानी मशीनरी के कारण भाजपा जीती। नॉर्मली ईवीएम मशीनों की चार्जिंग वोटिंग के दिन पूरे दिन भर में धीरे धीरे कम होते हुए 100 से 60% पर रह जाती है। फिर जिस दिन वोटिंग खत्म होती है उस दिन उन्हें स्विच ऑफ कर दिया जाता है और सीधे काउंटिंग के दिन शुरू किया जाता है। और ऐसे में ऑब्वियसली सभी ईवीएम मशीनों की बैटरी की चार्जिंग उतनी ही, मतलब 60% दिखती है। लेकिन हरियाणा में बहुत से वोटिंग सेंटर्स पर कई मशीनों में बैटरी 100% चार्ज पाई गई। कांग्रेस का कहना है कि जिन ईवीएम में 100% चार्जिंग थी उनमें बीजेपी को जीत मिली और जिनमें 70% चार्जिंग थी, यानी जो मशीनें सामान्य तरीके से चल रही थी, उनमें कांग्रेस जीती। कांग्रेस ने हरियाणा में हुई इस संभावित गड़बड़ी की शिकायत बाकायदा चुनाव आयोग से भी की है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग आगे इस पर कोई संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है या सब कुछ ठीक है वाला अपना रटा रटाया जवाब दे देता है। और आपको सबको ये तो याद होगा ही कि कैसे इस लोकसभा चुनाव के वक्त मतदान के दिन डाले हुए वोट और बाद में 10-12 दिन बाद उन आंकड़ों को रिवाइज करने के बाद पूरे चुनाव में लगभग 1 करोड़ वोटों का फर्क आया था। VFD मतलब वोट फॉर डेमोक्रेसी इस संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा लोकसभा सीटों के लिए हुए मतदान में ये फर्क करीब 6.5% था, जिसकी वजह से बीजेपी वहां पर 3 अतिरिक्त सीट जीतने में कामयाब हुई थी। उसी तरह से इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोटिंग के दिन जारी किए गए आंकड़ों में और कल के एक्चुअल वोटिंग के आंकड़ों में फिर से लगभग 10 से 11% का फर्क है। अब ये एडिशनल 10 से 11% वोट कहाँ गए और किसके हिस्से में गए और ये आए कहाँ से, ये आप अंदाज़ा लगाइए। वैसे इस 10 से 11% की वजह से 15 से 20 सीटों का फर्क पड़ता है। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि हरियाणा के उस वक्त के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुछ दिन पहले कहा था कि सब इंतजाम हो गया है और भाजपा जीत रही है। इसी से गड़बड़ी के इशारे मिल रहे थे कि नायब सिंह सैनी को कौन से इंतजाम करने का जिम्मा दिया गया था, क्योंकि चुनाव करवाना तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हरियाणा विधानसभा के ऐसे नतीजों के बारे में किसने अनुमान लगाया? कौन से पोलस्टार्स, कौन से विशेषज्ञ या देश भर के कौन से पत्रकार, कौन से ज्योतिष ने ऐसे नतीजों का अनुमान लगाया था? जिले, कस्बे, गांव-गांव तक पसरे संवाददाताओं वाले किस अखबार ने 5 अक्टूबर की शाम को यह आंकड़ा बताया था, बताइए। एग्जिट पोल करने वालों में से किसने कहा था कि बीजेपी को 25 से ज्यादा सीटें आ सकती है? एक भी नहीं मिलेंगी। और फिर भी इन सब के बावजूद आज हरियाणा में भाजपा बहुमत से सत्ता में आ गई है। बहरहाल अब जो नतीजे हैं उन्हें स्वीकार तो करना ही होगा। भाजपा ने हरियाणा की सत्ता फिर से हासिल कर ली तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय उनकी चुनावी और सांगठनिक क्षमता को भी दिया जाना चाहिए। 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदलने का फैसला हो या कांग्रेस के खिलाफ B, C, D टीमों को खड़ा करने, सबका असर सामने है।
हालांकि जिस तरह चुनाव प्रचार खत्म होने के 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा से रुखसत हो चले थे, उसके बाद कयास लगने शुरू हो गए थे कि क्या इन दोनों को जानबूझकर प्रचार से दूर रखा जा रहा है ताकि हारे तो ठीकरा दूसरों के सिर फूटे, या इसमें भी भाजपा की कोई रणनीति है। बहरहाल कारण जो भी हो, अब जब हरियाणा में भाजपा जीत गई है तो प्रधानमंत्री मोदी फिर से जनता के सामने श्रेय लेने के लिए हाजिर हो चुके हैं। इन चुनावों से एक और बात सामने आई है कि भाजपा के साथ देने वाली पार्टियों को अब अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में जेजेपी और जम्मू कश्मीर में पीडीपी साफ हो गई है। एक वक्त में इन दोनों के साथ मिलकर भाजपा ने सरकारों का गठन किया था। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड में भी बीजेपी के साथ साथ जेडीयू, लोजपा, शिवसेना, शिंदेगढ़ या अजीत पवार के एनसीपी ये साथ दे रहे हैं, और अब इन दलों को सोचना है कि वो अपने भविष्य और अस्तित्व को बीजेपी से कैसे बचाए। इस हार के बाद कांग्रेस पार्टी के अहमियत प्रभाव अब इंडिया गठबंधन में थोड़ा कमजोर हो जाएगा, और इसकी शुरुआत भी हो गई है उत्तर प्रदेश से, जहां 6 जगहों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को एक भी सीट देने से इनकार कर दिया, और निश्चित रूप से इस हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा की है। आने वाले समय में झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर हरियाणा के नतीजों का असर जरूर गिरेगा। उसमें से कांग्रेस खुद को कितना संभाल सकती है और फिर से वही गलतियां ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाती है, ये देखना होगा। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।